देखिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 14 और 15 करवा दिए हैं। ये टेस्ट नंबर 16 है। टेस्ट नंबर 16। ये टेस्ट नंबर 16 है। मई से जून बैच का टेस्ट नंबर 16 है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी का कितना प्रतिशत भाग शरीर में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कितना % भाग बनता है। तो देखिए 70% भाग हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। तो 30% भाग आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है, याद रखिएगा। और 70% किससे हम लोग लेते हैं विटामिन डी? भोजन से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि स्किन पर डायरेक्ट सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ही विटामिन डी क्रिएट हो पाता है। ऐसा नहीं कि आपका कपड़ा है, कपड़ा हीट हो जाएगा तो उससे विटामिन डी मिलेगा, नहीं। और सप्ताह में कम से कम 15 से 20 मिनट 2 दिन अगर आप धूप लेते हैं तो आपका विटामिन डी 30% आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और है कि विटामिन डी को अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तेजित करता है कैल्शियम को, जो ब्लड में कैल्शियम है उत्तेजित करता है कैल्शियम को हड्डी से जुड़वाने में। तो कैल्शियम को उत्तेजित करता है, जो ब्लड में कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को उत्तेजित करता है ताकि ये हड्डी से जुड़े। तो हड्डी से जुड़वाने में आपको कैल्शियम को उत्तेजित करता है, इसलिए इसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। साबुन जो होता है वो बेस होता है, क्षार। तो क्षार हमेशा लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अपमार्जक नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अपमार्जक नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, ये भी सही है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। तो नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अमोनिया के संदर्भ में दिए गए कथन में कौन एक असत्य है। अमोनिया के संदर्भ में जो कथन दिया गया कौन एक असत्य है। पहला कह रहा है अमोनिया रंगहीन एवं गंधहीन है। बिल्कुल गलत बात है। रंगहीन तो है लेकिन इसका गंध है, इसका तीक्ष्ण गंध होता है। तीक्ष्ण गंध होता है। जहाँ पे पेशाब घर होता है वहाँ पे देखिएगा कि एक स्मेल आता है, वो अमोनिया का ही स्मेल होता है। बहुत ही तीखा गंध होता है, उसको तीक्ष्ण गंध कहा जाता है। तो रंगहीन तो है लेकिन गंधहीन नहीं है। बी नंबर है कि उस गैस का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि से होता है। बिल्कुल इसका उत्पादन हैबर विधि से होता है। हैबर विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जोड़ा जाता है प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पे बन जाता है अमोनिया। तो ये हैबर विधि, इसी को बोलते हैं हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तो 2 आपका सही है। 3 कह रहा है कि मूत्रालयों के समीप तीक्ष्ण गंध का कारण अमोनिया है। बिल्कुल सही बात है। अमोनिया का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है, ये भी सही है। अमोनिया का प्रयोग आंसू गैस में करते हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है। तो जो पुलिस लोग होता है जो आंसू गैस छोड़ता है उसमें क्लोरीन होता है। उसके जो पुलिस आपको आंसू गैस छोड़ता है उसमें क्लोरीन का मात्रा होता है, जिसके वजह से ये देर तक रहता है। आदमी घर तक जाता है जहाँ तक आंसू उसका निकलते रहता है, लेकिन अमोनिया कुछ ही देर तक 10 मिनट 15 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो धारा से बल्ब का मतलब धारा से विद्युत धारा से बल्ब जलता है तो ये उष्मीय प्रभाव है, हीट है, हीट जनरेट होता है। तो ये रासायनिक नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट है। धारा से चुंबक का विक्षेपण होना, धारा से चुंबक का विक्षेपण होना कि चुंबकीय प्रभाव हो गया, ठीक है। विद्युत धारा से लोहे पर चांदी का परत चढ़ना, ये आपका रासायनिक प्रभाव है। इस होता क्या है कि मान लीजिए कि लोहा है और यहाँ पे एक चांदी है सिल्वर, और यहाँ पे आपका आयरन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड ले लेते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट या किसी का भी, ये आपका कैथोड होता है और ये आपका एनोड होता है। एनोड का चार्ज होता है प्लस और कैथोड का चार्ज होता है माइनस। आप यहाँ पे देखिए कि आयरन पे सिल्वर का परत लेप कैसे चढ़ता है। तो आयरन पर सिल्वर का लेप चढ़ता है इस तरीके से। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें जो एनोड होता है सिल्वर, इसका एक इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं जैसे AgNO3। अब ये होता क्या है कि जैसे ही इसमें हम DC करंट प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे बार लगाकर यहाँ पे बैटरी से जिसको जोड़ दीजिए, तो करंट जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपका ये रोड है एनोड रोड कट के इसके आयन Ag+ आयन इस विलयन में आता है और ये आपका नेगेटिव चार्ज का है। तो Ag+ को अपने पास खींच के इसके ऊपर लेप चढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो विद्युत धारा से मतलब करंट से लोहे पर चांदी का परत चढ़ाना एक रासायनिक प्रभाव है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ पे एक और बात आप जान लीजिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन जो बैटरी होता है उसमें कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जो फर्स्ट है कि यकृत का औसत भार 150 ग्राम होता है। तो देखिए यकृत का जो लीवर होता है उसका औसत भार 150 नहीं होता है, 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। तो असत्य पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। किडनी का भार कितना है, 140 ग्राम, मस्तिष्क का 1400 ग्राम और हृदय का 300 ग्राम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन तांबे का अयस्क है। तो तांबे का अयस्क है क्यूपराइट का फार्मूला होता है Cu2O। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क है, इसका फार्मूला होता है ZnCO3। तो याद रखिएगा। और कार्नालाइट किसका अयस्क है, तो कार्नालाइट का फार्मूला होता है KCl Mgcl2.6H2O। तो ये मैग्नीशियम का, यहाँ पे पोटासियम भी है लेकिन कम मात्रा में होता है, तो इसको मैग्नीशियम का अयस्क माना जाता है। और हेमेटाइट तो आपको पता ही है कि आयरन का ओड होता है। कैलामाइन किसका होता है, जिंक का, इसका फार्मूला होता है ZnCO3, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक मनुष्य 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर तो हो गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्यूपराइट। 7 नंबर कह रहा है कि एक मनुष्य 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारखाने को दोपहर वाली सीटी से अपनी घड़ी मिलाता है। अगर वो हवा के ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है तो बताएं कि कारखाने की घड़ी से उसकी घड़ी कितने सुस्त है। तो देखिए 332 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ध्वनि चल रही है, 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ध्वनि चल रही है। तो पूछ रहा है कि उसका घड़ी जो है कितने सुस्त है। तो आदमी तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा आवाज़ को, उतना ही घड़ी उसका सुस्त होगा। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 1000 से गुना कर दीजिए और टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ पे उसके जो स्पीड है 332, उससे आप भाग दे दीजिए
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.8, 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे उसका ऑप्शन उधर है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है? किसका उत्सर्जन करने में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन यहाँ है, किसके उत्सर्जन के लिए जल की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की मात्रा की अधिकता होती है। और सबसे न्यूनतम जल किसके लिए होता है? तो यूरिया के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। किसके लिए? यूरिया के लिए। और अधिकतम किसके लिए? अमोनिया के लिए। अच्छा, अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन जलीय प्राणी करता है, जैसे मछली और एक कोशिकीय जितने भी जीव है, मछली और एक कोशिकीय जितने भी जीव है वो सब के सब अमोनिया का उत्सर्जन करता है। और यूरिक एसिड का कौन करता है? तो पक्षी और सरीसृप। यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन कौन करता है? तो करता है पक्षी और सरीसृप। ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, सरीसृप। और एक और है यूरिया का उत्सर्जन किसने करता है? जैसे मानव हो गया, जब तो स्तनधारी प्राणी है, उभयचर है, तो स्तनधारी प्राणी और उभयचर यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान दीजिएगा। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन जलीय जीव और एक कोशिकीय जीव करता है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो स्तनधारी और उभयचर करता है। और पक्षी या सरीसृप किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड का। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन में सबसे अधिक वाटर की आवश्यकता होती है, जबकि सबसे कम वाटर की आवश्यकता किसके उत्सर्जन में होती है? तो यूरिया के उत्सर्जन में होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया H2O + HCl H3O + Cl- में जल का व्यवहार कैसा है? तो जल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? HCl के साथ। तो HCl आपका क्या है? एसिड। तो एसिड के साथ जो अभिक्रिया कर रहा है तो ये आपका बेस जैसा बिहेव करेगा। बेस का मतलब क्षार या भस्म होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हो गया 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लियोपोल्ट्स मैट्रिक्स का संबंध किससे है? लियोपोल्ट्स मैट्रिक्स का संबंध किससे है? तो लियोपोल्ट्स मैट्रिक्स का संबंध का मतलब होता है कि किसी परियोजना से जो पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है उसके जांच करने के लिए लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। ठीक है, मतलब मान लीजिए भारत सरकार कोई योजना निकाले तो उस योजना में कितना पर्यावरण पर नुकसान होगा, कितने पर्यावरण को फ़ायदा होगा, इसके लिए एक संस्था है, उसी को हम लोग बोलते हैं लियोपोल्ड्स मैट्रिक्स। जिसका संबंध है पर्यावरण प्रभाव का आकलन करता है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किसका आकलन करता है? पर्यावरण प्रभाव का। किसका? योजना से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके जांच करने के लिए संस्था बनी हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं लियोपोल्ड्स मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछलियाँ, चिड़ियाँ तथा सरीसृप वर्ग के प्राणी स्वप्न नहीं देखते हैं। और ऑप्शन नंबर बी सेकंड में है प्रायः सभी स्तनधारी प्राणी स्वप्न देखते हैं। तो जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उसका ब्रेन अति विकसित होता है, तो ये स्वप्न ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मछलियाँ, चिड़ियाँ, सरीसृप वर्ग के प्राणी स्वप्न नहीं देखते हैं, ये सही है। ये कह रहा है नहीं देखते हैं, तो ये आपका सही है। और यहाँ पे कह रहा है स्तनधारी प्राणी स्वप्न देखते हैं, ये भी सही है। स्तनधारी प्राणी जिसका जैसे मानव हो गया, उसका दिमाग अति विकसित होता है, तो स्तनधारी प्राणी जो भी हैं वो स्वप्न देखते हैं। लेकिन जो मछलियाँ, सरीसृप वगैरह हैं, चिड़ियाँ हैं, ये स्वप्न नहीं देखते हैं क्योंकि इनका दिमाग उतना विकसित नहीं। तो ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निसार-गुरुना बायोगैस तकनीक का विकास किसके द्वारा है? निसार-गुरुना बायोगैस तकनीक का विकास किसके द्वारा है? निसार-गुरुना बायोगैस तकनीक का विकास वार्क द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है श्वसन के दौरान सजीवों मतलब जंतु तथा पौधों में
उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में, जिसको कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग साइकिल के हैंडल को चमकीला बनाने में करते हैं? तो क्रोमियम का, क्योंकि क्रोमियम पर खरोंच नहीं लगता है और ये चांदी जैसा इसका चमक होता है, तो क्रोमियम का उपयोग करते हैं साइकिल के हैंडल को चमकीला बनाने में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस किस्म के रेशम को सर्वाधिक उत्पादन है? तो भारत में जो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन है वो है आपका मलबरी रेशम। मलबरी रेशम को ही, जो इसे मलबरी रेशम जो होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। शहतूत के पेड़ से पर मलबरी रेशम पाया जाता है और मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में। मतलब इंडिया में किस प्रकार की रेशम सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है मलबरी रेशम सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। बाकी जो 3 है उनको वन रेशम कहा जाता है। मूंगा रेशम, ईरी, टसर। मूंगा रेशम, ईरी रेशम, टसर रेशम, ये सब के सब आपका वन रेशम है। वन रेशम। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायक होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक होते हैं? बिल्कुल गलत है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 17 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लवक मतलब प्लास्टिड ऐसा कोशिकाएं है जो केवल पौधों में पाया जाता है? पौधों की कोशिकाएं पाई जाती है, बिल्कुल सही, केवल पौधों की कोशिकाएं में पाई जाती है। और यहाँ पे सेकंड है कि पौधों के प्रत्येक भाग में एक ही प्रकार के लवक पाए जाते हैं? नहीं, पौधों के अलग अलग भाग में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है, तो फर्स्ट, केवल फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मानव के किस ग्रंथ, यहाँ पे देखिए, मानव के किस ग्रंथि से एपीनेफ्रॉन नामक हार्मोन साबित होता है? एपीनेफ्रॉन नामक हार्मोन कहाँ से साबित होता है? तो एपीनेफ्रॉन जो नामक हार्मोन है, एपीनेफ्रॉन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है। एपीनेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। इसको एड्रेनल को हार्मोन को अब वृक्क ग्रंथ भी कहा जाता है, जहाँ से ये निकलता है, मतलब उसी को हम लोग अब वृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एपिनेफ्रॉन को एड्रेनल भी कहा जाता है और एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि से। और एड्रेनल ग्रंथि का एक और नाम क्या है? अपवृक्क ग्रंथि। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसका ऑप्शन आपका केवल एक होगा क्वेश्चन नंबर 18 में, एड्रेनल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 कह रहा है कि गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के मंदक से, मंदक मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ विरामावस्था में लाना हो तो गाड़ी का सड़क के बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो फोर्स का फार्मूला होता है m×a। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो माइनस लगा भी सकते हैं। तो मास कितना हो गया? 1500 kg।
और 1500 kg में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.7 से। तो जब 1500 में 1.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 1500 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 इंटू 15 कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 2550। 2550 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहाँ चटक रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित परिपथ ए और बी के बीच में का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो देखिए जब प्रतिरोध एक ही बायर में हो, जब प्रतिरोध एक ही बायर में हो तो उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। जब प्रतिरोध एक ही बायर में ऐसे हो तो उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। लेकिन जब बायर चेंज हो तो ये दोनों, ये इसका बायर ये है और इसका बायर ये है, तो ये बायर चेंज है तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। तो समांतर क्रम में रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये दोनों, ये बायर ए है और ये बायर आपका बी है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं रेसिप्रोकल करके, उसके बाद आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो 8 ओम है उसका बायर अलग है, 2 ओम है उसका बायर अलग है। तो 1/8 प्लस 1/2 कर लीजिए। तो 1/8 प्लस 1/2 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5/8। 5/8 मतलब इसका, और इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आपका आ गया 8/5 ओम। तो इसका देखिए 1/4 1/6 कीजिए, 1/4 अब प्लस 1/6। तो 1/4 और 1/6 कैल्शियम लीजिएगा और निकालिएगा तो 5/12 आएगा। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 12/5। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। इसके ऊपर ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये तीनों पैरेलल में हो जाएगा। तो सीरीज में है तो जोड़ दीजिए 12 और 20 और बटे 5 तो 4। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा इसके बाद वो ये दिखेगा कि ऊपर में 3 ओम है और नीचे में आपका हो गया 4 ओम और यहाँ पे हो गया 6 ओम। तो ये तीनों को रेसिप्रोकल करके जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 12/9। इसको जोड़ने पर, रेसिप्रोकल करके जोड़ने पर 9/12 आएगा। तो इसको उल्ट दीजिएगा तो 12/9 आएगा। 12/9 का मतलब 4/3। 4/3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस लड़के की शक्ति क्या है? पावर क्या है? तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा मतलब कार्य। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब ये देखिए सीढ़ी के ऊपर चल रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है तो जितने वो कार्य करेगा उसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब काम कर रहा है तो उसका कार्य और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। जितने कार्य करते हैं उतने ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर जाता है तो जितने कार्य करेगा उतना ही बराबर में एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में उसके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर ले आकर उसको छोड़िएगा तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगा उसी एनर्जी से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे जो कार्य है वो स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा जितने ऊपर वो चढ़ेगा। तो स्थित ऊर्जा का, और नीचे में हो जाएगा समय। स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh और बटा में t, mgh बटा में t, mgh बटा में t। अब यहाँ पे एक पेज लेके हम लोग समझते हैं। तो इसका हो जाएगा mgh और नीचे में t।
तो इसका मास कितना था, मास कितना था दोस्तों देख लीजिए। इसका मास था, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 20, तो वहीं गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 21, मास था 50 kg। यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर था ये 21। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर में स्थित ऊर्जा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही, और नीचे में समय। तो मास है कितना 50 kg, तो 50 हो गया, इंटू जी का मान कितना होता है आपको पता ही होगा। जी का मान होता है 9.8, इसको अप्रोक्स हम लोग 10 मानते हैं, तो इसको आप 10 ले लीजिए, ठीक है। इसको आप 10 ले लीजिए। और हाइट कितना है, तो 45 सीढ़ी चढ़ा है और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का है, तो 45 गुना 15 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई ये कह रहा है कि टाइम कितना है, तो 9 सेकंड है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सी 375, ठीक है। सेंटीमीटर है, और ये जो आपका जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदलिएगा, तो इसको 100 से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था 15 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 375। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो देखिए, सॉरी 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, सही बात है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय, ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं था, तो पूछा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये जो आपका अभिक्रिया है वो आपका अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, सॉरी सी नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, जो हम लोग देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे कह रहा है कि लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो लोहे की किल मतलब Fe और कॉपर सल्फेट के विलयन मतलब कॉपर सल्फेट SO4। ये क्या होगा, कॉपर को हटा के आयरन आ जाएगा, विस्थापित कर देगा, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। उसका 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस गोला एक रुक्ष अनल तल रफ इंक्लाइंड प्लेन पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आती है तो गोले पर घर्षण किधर लगेगा। जो गति होता है उसके विपरीत में घर्षण लगता है, तो नीचे की ओर जा रहा है तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है, क्यों। 25 को समझिए। जैसे ये कलर आपको कैसा दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी ए है, मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है। अगर ये रेड कलर का है तो जो सूर्य से प्रकाश आता है उसका रेड कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सब कलर
रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है ना वही हम लोग को दिखाई देता है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो हरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके वजह से हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण काफ़ी कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल हरे रंग को परिवर्तित कर देती है, इसी का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा किस कलर में सबसे ज़्यादा किस कलर में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है रेड में। रेड के बाद अगर सबसे लास्ट में किसका, तो ग्रीन मतलब हरा, और ग्रीन से ज़्यादा होता है येलो में, पीला में। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रेड में, सबसे कम ग्रीन में, और ग्रीन से ज़्यादा येलो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसमें देखिए ध्वनि का तरंग परिवर्तन होता है। इको साउंड का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, इको साउंड मतलब बार बार ये टकराते हुए रहता है, तो इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सेम ही है, तो इसका ए या सी दोनों में से कोई भी आप मारिए वो सही हो जाएगा। मतलब ध्वनि के परिवर्तन के कारण इको साउंड बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये लूसेंट का क्वेश्चन है। लूसेंट में जो बायोलॉजी का स्पेशल है, जो साइंस का स्पेशल है, उसमें इसको डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? अलग अलग पशुओं का गर्भकाल सामान्यतः अलग अलग होता है, सही है, परंतु आश्चर्यकारी बात यह है कि कुत्ते और बिल्ली का औसत गर्भकाल बिल्कुल बराबर होता है। कुत्ता और बिल्ली दोनों का बराबर होता है। वो कितने दिन का होता है? तो 64 दिन का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। 27 का बी। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो टाइलिन वसा का पाचन करता है? नहीं, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? नहीं, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, और ये पीत रस किसका पाचन करता है? वसा का। और ये लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 29 नंबर कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति, यहाँ पे किसकी सुधार लीजिएगा, किसकी आवृत्ति सर्वाधिक है? तो आवृत्ति सर्वाधिक किसका होता है? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है गामा का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद यूवी का, अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद विजिबल रे का, उसके बाद अवरक्त का, अवरक्त के बाद होता है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव के बाद होता है रेडियो वेव का। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका? गामा का, उसका बाद एक्स का, उसका बाद यूवी का। गामा एक्स यूवी याद रखिएगा ट्रिक, गामा एक्स यूवी, उसके बाद देख लिया, गामा एक्स यूवी देख लिया मतलब विजिबल, उसके बाद अवरक्त माइक्रो रेडियो, अवरक्त माइक्रो रेडियो। फिर से इसको एक बार देखते हैं, याद कीजिए आप, गामा, उसके बाद एक्स, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजुअल रे, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग एक बार फिर से बोलिए, गामा एक्स यूवी, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि किसका वजह सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है किसका? गामा का। और ये जितने भी रे हैं वो रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है कि माध्यम और निर्वात दोनों में गमन करता है, माध्यम और निर्वात दोनों में करता है। जैसे एक्सरे है वो नहीं है, ये जो गामा है और एक्स है, ये सब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये जो आपका होता है, जैसे बीटा किरण हो गया, तो बीटा किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, लेकिन बाकी इतने भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि दोनों माध्यम में, या तो माध्यम हो या निर्वात हो, दोनों में ये गमन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 का आंसर गामा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए Fe+2 से Fe+3 में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऐसे भी देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है,
ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। उसका 31 है। 31 कह रहा है फ्लोएम तथा जाइलम ऊतकों का निर्माण कितने तत्वों से होकर मिलता है, तो 64 तत्वों से मिलकर बनता है। फ्लोएम का भी 4 तत्व और जाइलम का भी 4 तत्व। ये ऊतक है जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में किस पर ऋण आवेश है, निम्नलिखित इसमें से किस पर ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश पूछ रहा है। एक्सरे है, एक्सरे इस पर कोई आवेश नहीं। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं जो माध्यम में भी और निर्वात में भी चलता है, उसका आवेश हमेशा 0 होता है, बहुत न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का आवेश प्लस होता है और गामा आवेश 0, एक्सरे आवेश 0 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिट्टा पर माइनस होता है। अब लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पुरानी किताबों का कागज़ भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों। क्योंकि पुराने कागज़ में सेलुलोज होता है, सेलुलोज धीरे धीरे ऑक्सीकरण करता है, तो इसीलिए वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। जो कागज़ होता है सेलुलोज का बना होता है, इसलिए जितने भी बुक्स बन गए हैं जो कागज़ से बने हुए रहते हैं, उसको शीशे के बक्से में रखा जाता है ताकि वो उसमें ऑक्सीकरण ना हो पाए, उसका पेज खराब ना हो पाए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 तत्व कौन है जिसका सर्वाधिक उपयोग रासायनिक उर्वरण में करते हैं। 3 तत्व कौन है, तो इसको याद रखिएगा। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो उर्वरक में उपयोग होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जो परावर्तक सतह है इस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होते हैं और इस तरफ का साइन होता है पॉजिटिव। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो वस्तु का जो दूरी है वो ऋणात्मक हो जाएगा और उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका जो फोकस दूरी है वो प्लस हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, तो यू ऋणात्मक हो जाएगा। और पूछ रहा है कि भी का वैल्यू बताइए, तो इसका भी का वैल्यू देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब इसको आगे देख लीजिए। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है उसको देखिए। एफ का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो गया था 1/v + 1/u = 1/f। तो हमको v निकालना है, तो 1/v = करेंगे 1/f - 1/u। अब ये तो खुद नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए 1/15 अब + 1/10, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 5/30 मतलब 6 है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उसका 35 के बाद देखिए 35 के बाद क्वेश्चन नंबर है 36। तो 36 क्या कर रहा है, देखिए हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन संबंधित है किससे, तो हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसका है इकोटोन ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। इकोटोन का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका पहाड़ है और यहाँ पे नीचे आपका झील है, झील। तो ये दो इकोसिस्टम के बीच जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे जो इकोसिस्टम बनता है इसको इकोटोन बोलते हैं। और ये दो पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो जैविक विविधता होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर पढ़िए, जहाँ जैविक विविधता अधिक पाई जाती है। इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोटोन का मतलब होता है दो इकोसिस्टम से मिलकर जो एक बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। तो दोनों पारिस्थितिकी तंत्र को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो जैव विविधता क्षेत्र होगा
ये दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। अगले क्वेश्चन है 38 क्या कह रहा है। 38 कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटा ए। रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जो अलग अलग वायर का अलग अलग होता है। अब ये लेंथ का डायरेक्टली पोर्शन, लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और फर्स्ट है कि एक चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और उसका क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ पे प्रतिरोध घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ दोनों में बढ़ेगा, और यहाँ प्रतिरोध घटेगा, लेकिन दाब से प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषित सिंथेटिक अभिक्रिया है? सिंथेटिक अभिक्रिया को ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंथेटिक अभिक्रिया को ही संयोजित करते हैं जिसमें एक ही पदार्थ का निर्माण हो। तो यहाँ पे देखिए 2 पदार्थ है, यहाँ पे भी 2 पदार्थ है, यहाँ पे भी 2 पदार्थ है, लेकिन इसमें एक ही पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सोना तथा प्लेटिनम को निम्न में से किस विलयन में घोला जाता है? तो सोना और प्लेटिनम को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया का मतलब होता है 3 मोल HCl और 1 मोल HNO3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसका 41 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल न्यूनतम होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो जल तो लिक्विड हो गया, तो न्यूनतम तो गैस में होना चाहिए। अब यहाँ पे गैस 2 को दे दिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभी दोनों में से किसको चूज करें? तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें कम होगा। ध्वनि की तरंग जो होता है, ध्वनि की जो स्पीड होता है, वेलोसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो सबसे पहले तो इस बात आपका ठोस है तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो गैस है उसमें कम होगा। तो गैस 2 को दे दिया, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसमें आपका ध्वनि की तरंग न्यूनतम होगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप 2-3 बार गौर से देखिएगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से कौन एक सही सुमेलित है? तो विटामिन ए से तरतौली होता है, सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से एनीमिया होता है, नहीं, ये एनीमिया आयरन की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से जननांग में प्रॉब्लम होता है, जो जनन अंग होता है उसमें प्रॉब्लम होता है विटामिन ई के कमी से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हर्बल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ था? तो हर्बल जो टेलीस्कोप है ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 43 का आंसर ए हो जाएगा 1990। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ था? 1990 में। 44 नंबर है, 44 नंबर है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल उसके जो अपवर्तनांक है उसका इन्वर्स होता है। प्रकाश की जो चाल है वो अपवर्तनांक के इन्वर्सली होता है, अपवर्तनांक। तो ये सबका आपको अपवर्तनांक याद रखना पड़ेगा कि किसका अपवर्तनांक कितना है, तब आप उसका प्रकाश का चाल निकाल सकते हैं। तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, 1.33। इथाइल अल्कोहल का होता है 1.36 अपवर्तनांक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपवर्तनांक होता है 1.46, और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47।
ठीक है। जल का अपवर्तनांक 1.33, इथाइल अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपवर्तनांक 1.46 और तरपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47। तो सबसे कम अपवर्तनांक इसी का है, तो इसी में चाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है 45, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है। लघु परिपथ के समय में विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो प्रतिरोध का मान घट जाता है और विद्युत धारा बढ़ जाता है। प्रतिरोध घट जाता है और विद्युत धारा काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसका हो जाता है आंसर ए। ठीक है। 46 क्या कह रहा है वो देखिए। 46 क्वेश्चन में ये है कि द्रव पारा का घनत्व 13.6 सेंटीमीटर पर क्यूब है। 30 ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, नॉट माइनस क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस धातु के 1 लीटर में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो वॉल्यूम भी आपको दे दिया है, 1 लीटर, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो पारा का परमाणु द्रव्यमान भी दिया हुआ है 200। देखिए मोल निकालने का फार्मूला होता है कि उसका ग्राम में वेट कितना है और उसके द्रव्यमान से, परमाणु द्रव्यमान से भाग दीजिए, मतलब 200 से भाग दे दीजिए। तो पहले आप वेट निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका वेट निकल जाएगा। तो 13.6 में 1000 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1360 और एक और 0, 13,600 बटा 200। 0 से 0 तो कट गया, 136 बटा 2, 136 बटा 2 का मतलब 68। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि दोनों किडनी के द्वारा प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। सेकंड नंबर है, ये सही है। सेकंड नंबर है, मूत्राशय में जब 150 ml मूत्र जमा हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा होती है, जिसे मक्यूरेशन कहते हैं। मक्यूरेशन कहते हैं, ये सही है। मक्यूरेशन का मतलब होता है इच्छा। कब? जब 150 ml मूत्र जमा हो जाता है तब मस्क्यूरेशन। ठीक है। और सेकंड है कि अधिकतम 200 से 300 ml मूत्र को ही मूत्राशय में रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मूत्राशय का जो वॉल्यूम होता है वो 250 से 300 ml के बीच में होता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में 31 जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं। सही है। मानव में 12 जोड़े क्रेनियम तंत्रिका पाई जाती है। जो मस्तिष्क का 3 भाग होता है ना, अगर बस और मध्य, वो तीनों को 12 जोड़े क्रेनियम तंत्रिका तंत्र जोड़ती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड में 31 होता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा। 49 क्या है, तो यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश होगा। तो Q का फार्मूला होता है, क्या Q का फार्मूला होता है, I/T। करंट आपको दिया हुआ है 0.4 एम्पियर और समय कितना लग रहा है 3 घंटे। तो इसको सेकंड में बदल लीजिए तो 3600 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, इसको गुना करके देख लीजिए। 36 12, अब 12 में 36 से गुना कीजिएगा तो इसका आपको आंसर आएगा 4320। ठीक है।
उसके बाद है 50 नंबर, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त दीर्घतम है, मतलब सबसे ज़्यादा तत्व किस में है, तो 6th में, क्योंकि 7th अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें तत्व 6th जितने नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा छठा ग्रुप में, छठे आवर्त में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लेके आएंगे।